उसमें तो बहुत चीजें आगे बढ़ गई थी। उसके बाद में अभी जब पीडीपी और बीजेपी की गवर्नमेंट वहां पे बनी है, तब से चीजें काफी तेजी से उग्र होने लगी है। तो इसको नियंत्रित करने का काम तो राजनेताओं का है। मैं समझता हूं कि पुलिस और फौज का सिलसिला नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा है। वो जो बाहर के लोगों को जिन्होंने रीट याचिका लगाई उनसे कहा कि आप पहले अगर पत्थरबाजों को अगर आप चर्चा नहीं कर सकते, उनको आप नियंत्रित नहीं कर सकते, तो फिर पैलेट गन को कैसे रोका जाए? क्योंकि हमारे सिपाही भी जिस तरीके से अपनी शहीद हो रहे हैं, जान दे रहे हैं, तो ऐसे उन पे भी सोचा जाना चाहिए। सिर्फ उन बच्चों के बारे में ही नहीं सोचा जाना चाहिए, दोनों तरफ से सोचा जाना चाहिए कि कहीं भी कोई अत्याचार या अन्याय ना हो। इस बात के लिए इसकी पहल की जाती है। बिल्कुल पहल। बिल्कुल। और हमें लगता है कि कोई राजनीतिक कारण इसमें होना नहीं चाहिए, क्योंकि वजह साफ है कि पहले कश्मीर की बहाली और उसके बाद में राजनीतिक कारण तलाशे जाने चाहिए। संगीता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पहले गुलाम नबी आजाद साहब या दूसरे लोग जो हालात उस पर चिंता प्रकट करने के साथ साथ केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। 2010 से वहां पे आर्मी के जैसे अभी प्रहलाद सिंह हैं, वो कह रहे हैं कि हम पे राइडर लगा करके और हमारे हाथ बांध दिए गए हैं। तो क्या वो राजनीतिक इसमें कारण तलाशे जानी चाहिए, या पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि सरकार बेशक किसी की भी हो, लेकिन फिलहाल वहां शांति बहाली होनी चाहिए? बिल्कुल सत्य बात है कि सरकार किसी की भी हो, लेकिन जो कश्मीर की समस्या है वो सबके सामने है। और सबसे पहला जो हमारा मुद्दा है वो है कश्मीर में अमन, शांति और चैन रहे। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 3 सालों में जो हम बिल्कुल ओम जी सही बात कह रहे थे कि पीडीपी की सरकार के साथ जिस तरीके से बीजेपी ने गठबंधन किया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि कितने ज्यादा वहां पर किस तरीके से जो न्यूसेंस होने लगी, या ये पत्थरबाजी की आप घटना बता रहे, लेकिन सरकार ने एक तरीके से चुप्पी साध रखी है और वो कुछ नहीं कहते। पीडीपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया, अब वो जैसा वो चला रहे वैसा चल रहा है। लेकिन सरकार को, प्रशासन को चाहिए कि वहां पर जैसे पहले इन्होंने बात करी 370 हटाने की, लेकिन उस पर अब मौन धारण कर लिया। तो मैं दो बातों में एक बात कहना चाहूंगी कि भाजपा सरकार के लिए अगर ये कहा जाए कि थोता चना बाजे घना, और ये वो गरजने वाले बादल जो बरसते ही नहीं, कि जब सत्ता में नहीं थे तो कांग्रेस पे आक्षेप और आक्षेप लगाते रहे, लेकिन जब इनकी सरकार आई तो इनका पूरी तरीके से मौन धारण कर लेना और कश्मीर की समस्या को अनदेखा करना, ये साफ जाहिर होता है कि सत्ता की लोलुपता मतलब इन पर इस कदर हावी है कि इन्होंने पीडीपी से गठबंधन करने भी गुरेज नहीं रखा। तो अगर आप चाहते हो कि शांति रहे, कश्मीर में अमन चैन रहे, तो आपको इसके लिए कठोर कदम भी उठाने पड़ेंगे। चलिए संगीता जी, लेकिन वहाँ हमारा देखिए डेमोक्रेटिक सिस्टम है और चुनाव से पहले सभी लोग क्या कहते हैं और उसके बाद में किसको कौन गले लगाता है। राजनीति में मुझे लगता है कि फिलहाल के दौर में बीजेपी का वामपंथियों से और आपसे गठबंधन नहीं हो सकता, और आपका और बीजेपी का, आपके साथ में केवल एक राइडर है बीजेपी, और बीजेपी के लिए वामपंथी और आप, बाकी कोई किसी के साथ भी हो सकता है। चुनाव से पहले जब तक ईवीएम खुलती है तब तक कोई किसी को भी दोषारोपित भी कर सकता है, उसके बाद में सब गले भी लगा लेते हैं। जरूरत पड़ने पे है कि मौका कैसा है और समय कैसा है। लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, और क्या लगता है आपको कि अगर पीडीपी बीजेपी गठबंधन नहीं करते तो क्या हालात सुधर सकते थे? और अगर बीजेपी आज अगर रिजाइन भी कर देती है वहां, तो क्या ये माना जा सकता है कि उससे हालात सुधर जाएंगे? अगर हालात सुधर ही सकते हैं तो मुझे लगता है कि बीजेपी की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए कि सरकार को बचाए रखना ज्यादा जरूरी हो, और अगर शांति बहाली उनकी सेकेंडरी प्रायोरिटी हो। देखिए योगेंद्र जी, कि आपने कहा कि पीडीपी से गठबंधन नहीं करते तो क्या शांति बहाली हो जाती, क्योंकि एक चीज बताइए कि गठबंधन उससे किया जाए जहां पर आपकी विचारधारा, आपकी रीति और नीति और आपकी अवधारणा किसी से मेल झोल खाती हो जी। क्योंकि हमारी विचारधारा सबको साथ लेकर चलने की है। हम चाहते हैं कि पूरे देश में सौहार्द बना रहे, धार्मिक सद्भाव बना रहे, एकता, अखंडता और सुचिता बनी रहे। लेकिन भाजपा एक कट्टरवादी जो जिस तरह की सोच को लेकर ही चलते हैं, तो वहां इन्होंने पीडीपी से गठबंधन कर लिया। एक तरफ आप कुछ और बात कहते हो, दूसरी तरफ आप किसी दूसरी अवधारणा वाले लोगों से जब गठबंधन करते हो तो निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह लगाना लाजमी है। और वहां पर अगर आपको ये लगता कि अगर ऐसा ही है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है तो राष्ट्रपति शासन लगा दो, जिसकी मांग वहां पर की जा रही है। आपका कहने का मतलब है कि स्टेट में और सेंट्रल में गवर्नमेंट बीजेपी की है, वहां पार्टनरशिप में है, और यहाँ पे भी एनडीए की गवर्नमेंट है, लेकिन बीजेपी बिगेस्ट पार्टी है और पूर्ण बहुमत के साथ में है। तो गोल जो है वो सारा बॉल जो है वो पूरी तरह से बीजेपी के पाले में, और जिम्मेदारी भी बीजेपी की है। मनीष पारिक साहब, आपसे मुखातिब हूंगा। सवाल यह है कि शांति बहाली, और हर आम हिंदुस्तानी चाहता है कि वहां शांति बहाल होनी चाहिए। बात राजनीतिक मुद्दे की नहीं है,
लेकिन फिर भी उठाए जाते हैं। वजह साफ है कि हमारे यहाँ परंपरा ऐसी चलती रही है। आप लोग भी जब अपोजिशन में थे तो कश्मीर को एक इश्यू बना करके रखते थे, आज इसे कांग्रेस बना रही है। तो राजनीतिक मुद्दों में हम उलझते रहेंगे कि वास्तव में शांति बहाली के लिए कोई ठोस ऐसी वजह होगी कि जिसकी वजह से हम 2 कदम आगे बढ़ सकें। योगेंद्र जी, पहली तो शांति बहाली का कदम ही ये था कि बीजेपी ने सरकार में हिस्सा वहां पे प्राप्त किया, बावजूद इसके कि 370 का एक एक व्यक्ति विरोधी है वहां पे, और धारा 370 नहीं हटनी चाहिए, इस विषय पर सब सहमत हैं, बाकी बीजेपी के अलावा। फिर भी ऐसी पीडीपी के सामने कॉमन मिनिमम एजेंडा बना के जो काम किया, उसका कारण यही था कि वहां पर शांति बहाली का पूरा प्रयास होना चाहिए। 1-2 बातें थी, घाटी में बहुमत पीडीपी का है, जम्मू एरिया में बीजेपी का है, दोनों मिलकर स्टेट बनते हैं, इसलिए दोनों पार्टियों ने ये कॉम्बो किया। बड़ी बात यह भी थी कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जबकि वहां पे जनमत संग्रह की बातें पाकिस्तान फैलाता है, सब बातें होती है, जब नरेंद्र मोदी जी उस विषय पर बात करेंगे तो ये सही नुमाइंदगी होगी कि ये वही पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी की उस कश्मीर में सरकार है। तो जनता को जनमत के बारे में बात ही खत्म हो जाएगी। एक ये बात भी थी, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत स्ट्रांग होकर उभरेंगे कि वो प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं जिनकी खुद की सरकार है वहां। ऐसा नहीं है कि पहले जा रहे थे जो दूसरे थे और वहां सरकार किसी और की है, इसलिए इनको पता नहीं है, ये उसके नुमाइंदे नहीं है। इस नुमाइंदगी को हासिल करने के लिए बीजेपी ने वहां पे कॉम्बो बनाया, सरकार बनाई गठबंधन की। बड़ी मैसेज नहीं चाहिए कि लोकतांत्रिक सरकारों हैं, लोगों का जनमत में जी, और इसलिए ये कुछ और कह रहे हैं, वहां कुछ और हो रहा है, ये बात तो खत्म हो गई। लेकिन देखिए मनीष जी, इस बात को लेकर के मेरा एक सवाल है आपसे कि ये बात बहुत अच्छी बात है कि लोगों ने वहां मतदान में विश्वास जताया और लोकतांत्रिक की जो प्रणाली उसको फॉलो किया, लेकिन हाल ही जो श्रीनगर में मतदान हुआ वो 7% के भी नीचे चला गया। वो मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं वो बात स्थापित नहीं होती है, क्योंकि सरकार होने के बाद लोगों ने उसका बहिष्कार किया और वो लोग सफल रहे, और जो लोकतांत्रिक प्रणाली वहां स्टैब्लिश करना चाहते हैं वो लोग कहीं पीछे रहे। यही बात है कि जो क्षेत्रीय आधार पर अपनी राजनीति को सफल करने के लिए कई फैसलों में अपनी नीति के विरुद्ध जाते हैं और उसके बाद उसका फायदा उठाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन भारत सरकार तो इस बारे में सोचती है कि वहां पे शांति बहाली हो। बीच में बात हुई थी कि पैलेट गन को बहुत सक्सेसफुल माना गया था और उसके कारण रुकाव भी आया था, पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी हुई थी, लोग चोटिल हुए थे, घरों से निकलना बंद हुआ था। अब ऐसे में न्यायालय ने उस विषय पर टिप्पणी की कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसी दशा में ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति तो आप कह रहे हैं कि उग्र स्वभाव की है, और उग्र स्वभाव के जो हमारे कमांडो हैं वो कह रहे हैं कि हाथ बांध रखे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी नीतिवान विषय है, कितना जटिल विषय है कि एक तरफ तो उग्र पंथ को रोक रखा है, दूसरी तरफ कोर्ट की मानना करनी पड़ रही है, और तीसरी तरफ वहां पर लोकतांत्रिक मूल्यों को बाधाएं तो सब रहेंगी। देखिए ये बाधाएं तो सब रहेगी। अगर किसी पिता को अपने बच्चे को पढ़ा करके योग्य बनाना है, कंगाली भी अपनी जगह रहेगी, समय के जो 12 घंटे हैं दिन भर के वो उसकी दिहाड़ी के लिए भी वही रहेंगे और बच्चे का भविष्य भी सामने है। लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल सारी चीजों के साथ आप कॉम्बिनेशन नहीं बैठाएंगे। देखिए रूलिंग पार्टी है, फिर ये तो सब कांग्रेस भी कर रही थी, तो क्यों उस पर सवाल खड़े किए जा रहे थे? नहीं, मैं उस बारे में सबसे बात की है कि उस पिता की आवाज आपने सुनी होगी जिन्होंने कहा कि आखिर कब तक जवान मरते रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल हिंदुस्तान का ये है मनीष जी। ये बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूं, ये तो सबसे आसान काम है बीजेपी के लिए कि आप समझ सकते हैं कि इस बारे में। लेकिन जो अभी आपने ही उल्लेख किया वो बिल्कुल सही कहा, आपने भी सही कहा, ओम जी ने भी, कि मानवाधिकार का विषय रहता है, कोर्ट का विषय रहता है, उन तथ्यों को भी इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कभी शांति बहाली नहीं होगी। आतंक के हमले में कोई मानवाधिकार आड़े नहीं आता, ना कोई कोर्ट के फैसले आड़े आते हैं। आतंक के हमले को रोकना और बात है, वो वहां के नुमाइंदे हैं, ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन वो वहां के रहवासी हैं। अब बीजेपी को तो बहुत आसान है सेना को फुल फ्री हैंड देना, ऐसा पहले भी किया है, जगमोहन जी को वहां लगाया था, उस समय भी आपने देखा था क्या हुआ था, और जगमोहन जी को बाद में केंद्रीय मंत्री बनाया बीजेपी ने। इसका कारण यह था कि वो बीजेपी की नीति के करीब थे, उन्होंने कठोरता के साथ आतंकवाद को कुचला। तो ये तो 1 मिनट लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ समय प्रतीक्षा करनी चाहिए। उसके बाद निश्चित तौर पर जगमोहन जी के स्टेप्स बहुत सही थे, वहां कश्मीर भी उनसे खुश थे और दूसरे लोग भी खुश थे, सेना का मनोबल भी बढ़ रहा था। लेकिन आपकी पार्टी ने जब उन्हें विड्रॉ किया जी कुछ लोगों के कहने पर, मुझे लगता है कि वो भी एक कदम बहुत शहरी विकास मंत्री बनाए गए थे सरकार में, अटल जी की सरकार में वो शहरी विकास मंत्री थे। मैं आपको कहना चाहता हूँ अरुण शौरी जी मंत्री थे, और वो दोनों एक ही। चलिए समय कम है इस मुद्दे पर, मैं एक सवाल प्रहलाद जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सारी लोकेशंस आप अच्छे से समझते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जो हमले हो रहे हैं, क्या माना जा सकता है कि हमने एक मैसेज देने की कोशिश की थी? देखिए कोई भी ऑपरेशन होता है उस पर एक विजन भी होता है, उस पर एक मैसेज जाएगा।
दूर तक एक उसकी आहट होनी चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में क्या लग रहा था कि अब पाकिस्तान या उग्रवादी या जो लोग आतंक की गोद में बैठे हुए हैं उन लोगों के लिए एक सबक होगा कि अब हिंदुस्तान में अब से ये चीजें नहीं चलेगी, वो एक लेसन हो सकता था, या उसके बाद में अटैक्स ज्यादा बढ़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही सोची समझी नीति थी और उससे इतना प्रभावित हुआ कि पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए उग्रवादियों के अंदर खलबली मच गई थी, बाकी सेना में खलबली मच गई थी। यहां वाले तो छोड़ो, लेकिन यहां वाले सबूत मांगने लग गए। हमारे हिंदुस्तान की पार्टियां सबूत मांगने लग गए। क्या सेना जब जाएगी सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए तो किसी नेता को साथ भेजना चाहिए, इनको सबूत मांगे तो या तो सेना पे विश्वास करे या साथ में जाए और जाकर के सबूत मांगे। मेरा तो सवाल है कि क्या उससे एक मैसेज जो जा रहा था, उसके बाद ही उड़ी हमला, और माफ करेगा उड़ी के बाद में हुआ सर्जिकल स्ट्राइक, और फिर उसके बाद में ये अटैक हुआ पठानकोट। नहीं, पठानकोट भी पहले हो चुका था, नहीं हो चुका था। ये जो अटैक कुपवाड़ा वाला, इससे पहले एक अटैक और हुआ है। आए दिन जो जवान जाते हैं उन पे कभी किसी पे ग्रेनेड फेंकते हैं, कभी किसी पे फायरिंग होती है। सर, इसके अंदर फौज को थोड़ा सा बहुत बांध के रखा हुआ, उसको फ्री हैंड देना चाहिए। बंदूक हथियार तो छोड़ो, डंडा लेकर के अगर फौज की गाड़ी निकलती थी तो छुप जाते थे घर के अंदर, खिड़कियों के अंदर से देखते थे, ऐसे पर्दा हटा करके सेना गाड़ी 2 किलोमीटर दूर चली गई तब वो निकलते थे। आज वो स्थिति वापिस आएगी तभी सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे। जी, तो आपका मानना है कि जब तक शक्तिवानी बरती जाएगी तब तक हालात सामान्य नहीं होंगे? बिल्कुल शक्ति की जरूरत है। जो शक्तियां 2010 के बाद छीनी गई थी वो शक्तियां फौज के पास वापिस आनी चाहिए। वहां की पुलिस को वही मिलनी चाहिए, सीआरपी, बीएसएफ जितनी भी फोर्सेज हैं उनको वही अधिकार मिलने चाहिए जो उस टाइम था, नहीं तो जेल में डाल दिए थे इन्होंने। तो कौन काम करेगा? हमारे कर्नल पठानिया आज भी जेल में बैठा हुआ है, उसके कंपनी कमांडर 2 बैठे हुए हैं, उनके जेसीओज बैठे हुए हैं, एनसीओज बैठे हुए हैं, उसके अलावा भी और बैठे हुए 20 से 25 जवान और अधिकारियां जो जेल के अंदर बैठे हुए हैं आज। खाली इसके उन्होंने उग्रवादियों के साथ लड़ा था, अपने घर के लिए नहीं लड़ा, देश के लिए लड़ाई की थी। वो उनके ऊपर कौन सा कानून लगाया था, कौन सा कोर्ट है वो जो उनको सजा दे दी? कोई उनका वो बचाव नहीं कर रहा। जी, आखिरी सवाल एक मैं इस मुद्दे पर ओम जी आपसे लेना चाहूंगा कि एक बात और पीड़ा, ये भी एक सोल्जर है जब अपने साथियों के लिए, क्योंकि देखिए वो मौके पे हालात को डिफरेंट होते हैं, पत्थरबाजी होते हैं, और वो ये भी देख के चलते हैं कि ये भटके हुए लोग हैं। नहीं, आज तक सेना का कोई भी जवान पहले पत्थर फेंका और उसके ऊपर निर्दोष के ऊपर चलाओ। पत्थर फेंकते हैं जब भी गोली या प्लेट गन चलाते हैं, जब आंसू गोले छोड़ते हैं, और कोई भी उग्रवादी गोली नहीं चलाए तो किसी के ऊपर गोली नहीं चलाई आज तक। हिंदुस्तान की सेना का रिकॉर्ड है। जी जी योगेंद्र जी, सेना का काम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। सेना इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं है, उसमें अपना डिसिप्लिन है, उसका अपना कोर्ट मार्शल वाला सिलसिला है। अगर कोई सजा पा रहा है तो एक नियम से पा रहा है, और कतई ही फौजी होने का या पुलिस वाला होने का यह हक नहीं बन जाता कि लेमैन को आप निकल करके और डंडे मारने लगे या गोली मार दी। ये संभव नहीं है। हमारा आदमी अगर मरता है हम उसको शहीद का दर्जा देते हैं, उसके लिए पूरी दुनिया में हंगामा मचाते हैं। लेकिन जिस तरह की साजिश चल रही है वहां पर, उस साजिश से निपटने के लिए हमारे प्रशासन को और हमारी सरकार को ज्यादा सक्रिय होना चाहिए। फौज के हाथों को खुला छोड़ देने का क्या मतलब हुआ? क्या हम डिक्टेटरशिप करना चाहते हैं? क्या हम पाकिस्तान बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को? हम कभी नहीं होने देंगे ऐसा। हमारी फौज अनुशासित है, डिसिप्लिन है, उसमें इस तरह की भाषा नहीं बोली जाती जैसे कमांडो साहब बोल रहे हैं। दे हैव टू टॉलरेट एवरीथिंग। हुक्म मानना पड़ेगा जो अफसर बोल रहा है। अगर कुछ नाइंसाफी करेंगे तो कोर्ट मार्शल होगा, और नाइंसाफी के बाद अगर वो हो तो उसके बाद में पक्ष और प्रतिपक्ष बैठा हुआ है, पार्लियामेंट बैठी हुई है, राजनेता बैठे हुए हैं, वो लगाम खींच लेंगे उन लोगों के जो फौज के साथ में अगर कुछ अन्याय होता है या नहीं तो अन्याय नहीं हो रहा है सर, हो रहा है ना अन्याय, कर नहीं रही। ऐसे नहीं होता, ऐसे हो रहा है अन्याय। अब क्या करेगा? आपने तो देखा नहीं कि कितने सारे पॉलिटिशियंस जाकर के आगे उन्होंने यशवंत सिन्हा ने कहा प्रोटेक्शन में जाते हैं, प्रोटेक्शन के अंदर फौजी लोगों से बात करनी, डेमोक्रेसी में संवाद। तो इंटेलिजेंस और काफी सारे फेल्यूर्स हैं, काफी सारे फेल्यूर्स हैं। ये सब कैसे हुआ? पठानकोट वाले में हमने देखा कि इंटेलिजेंस की फेलियर हुई है। सर्जिकल स्ट्राइक हम नहीं कर सकते। हम किसी पड़ोसी, हमें बता दिया कि हम ऐसा कर सकते हैं, ख्याल रखना। हम डरने वाले नहीं है। हमारे साथ में अगर तुम इस तरीके से करोगे तो हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए, उसकी मैसेज ठीक नहीं चाहते। मैं रोकना चाहूंगा यहाँ पे आपको। और देखिए, एक के बाद एक हमले से निश्चित रूप से एक, जैसे प्रहलाद सिंह है, उनका अपना एक अनुभव है, गुस्सा, एक एक्सपीरियंस। वो कह रहे हैं कि अगर साथी को जवान होता है और उसकी अगर जान जाती है तो निश्चित रूप से वो ये मकसद लेके चलता है कि मेरी मातृभूमि के लिए मुझे सामने वाले को लोहा पिला के आना है। लेकिन ये नहीं कि सूते और निहत्ते लोगों पे जब हमले होते हैं तो वो एक पीड़ा की बात होती है। और यही वजह है कि आयुष के पिता कह रहे हैं कि
अब बस लगता है कि अब जवान को शहादत नहीं देनी पड़े, सरकार को कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए। और हमने जवान खोया, हमने हमारे बेटे को धरती मां की गोद में दिया, लेकिन अब औरों को ये सब देखना नहीं पड़े, क्योंकि एक पीड़ा भी एक उस पिता की कह सकते हैं और उनका एक गर्व भी एक तरह से झलक रहा है।